जो अग्निवीर के जो शामिल हुआ था वो इस साल के आखिर में या अगले साल के शुरुआत में उनका जो 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो कोई भी नया स्कीम हो उसको समझने में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा समय लगता है और हमेशा लोगों के दिमाग में एक एप्रीहेंशन रहता है नए स्कीम के बारे में। जब वो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाता है, कुछ बदलाव लाता है, तो नए स्कीम के बारे में हमेशा कुछ एप्रीहेंशन रहता है कि ये लोगों के देश के हित के लिए है या नहीं है, लोगों के हित के लिए है या नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा समय देना चाहिए अग्निवीर स्कीम को। 2-3 साल हमको इंतज़ार करके थे फोर्स से रिलीज होने के बाद। उसके बाद अगर हमको कोई स्कीम में मिड कोर्स करेक्शन देना पड़े तो वो देना बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण बात आपने की, पहला बैच जब आएगा 4 साल बाद और वो सीमा पर नहीं तो सीमा के भीतर देश की सेवा में अलग अलग जगह सिक्योरिटी फोर्सेस में और पैरामिलिट्री फोर्सेस में उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया है, वो सरकार ने व्यवस्था की। लेकिन वो कैसे होता है हम लोग भी उसको ऑब्जर्व करेंगे। सीधे आता हूँ सर, कश्मीर पर बहुत लंबा वक्त बीता। कश्मीर हमेशा से हमारे लिए एक समस्या का कारण बना रहा। सेना को बहुत लंबे समय तक वहाँ रहना पड़ा। अभी भी 370 लगी। हम सब अच्छा मान रहे थे, फिर भी पहलगाम जैसा हमला हो गया। आप तो उड़ी पर कैंप पर अटैक हुआ, उसका सर्जिकल स्ट्राइक वाले ऑपरेशन में भी थे। उस सर्जिकल स्ट्राइक पर एक फिल्म भी बन चुकी है, बहुत कुछ फिल्म में आया, बहुत कुछ खबरों में आया। आप तो खुद वहाँ भीतर थे, ऐसा क्या था जो सामने नहीं आया? कश्मीर में मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि मुझे कश्मीर में काफ़ी साल सेवा करने का, देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे 40 साल के लगभग 11 साल मैंने कश्मीर में किया है, अलग अलग रैंक में, मेजर से लेकर मेजर जनरल तक अलग अलग रैंक में मैं कश्मीर में सेवा रखता। तो जो उरी का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था वो मुझे अभी भी याद है। तब मैं ब्रिगेडियर के रैंक में था और श्रीनगर के जो हेडक्वार्टर है वहाँ सेवारत था। जब 16 अक्टूबर को जब उरी अटैक हुआ था, उरी पे जो आतंकवादी ने जो हमला किया था, तो वहाँ पे हमारे जवान जो शहीद हुए थे, तो उस समय जो कोर कमांडर थे जनरल दुआ, वो और मैं, हम दोनों इमीडिएटली हेलीकॉप्टर में उरी गए थे। और बाद में उस समय जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे दलबीर सुहाग, वो भी आए थे, आर्मी कमांडर जनरल हुडा वो भी आए थे। तो हम लोगों ने जायजा किया कि किस प्रकार की घटना हुआ था। और उस समय सबके जो मेरे कमांडर्स थे, चीफ से लेके कोर कमांडर तक, जनरल दुआ ने इसके बारे में किताब भी लिखा है। तो सबके अब दुख की बात तो उसमें कोई दो राय नहीं है सर, लेकिन सबके मन में ये था कि इस चीज़ को हम जाने नहीं देंगे, इस चीज़ को हम नहीं भुलाएंगे, इसका बदला हम जरूर लेंगे और ऐसे जगह पे लेंगे जिससे ये जो उग्रवादियों का जो संगठन है उनको नुकसान पहुंचा सके। तो कुछ तैयारियां हम लोगों का पहले से कर रहे हैं, क्योंकि सेना में हम लोग हर एक कॉन्टिजेंसी के लिए हमेशा अपने आप को तैयार करते हैं। तो जब ये अक्टूबर के हादसा होने के बाद में तुरंत उस तैयारी को और तेज कर दिया गया और तकरीबन 12 या 13 दिन के बाद ही आप सबको मालूम है कि सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि शुरू में मेरा ऑपरेशन था, मेरा जो रोल था वो मैं BGS ऑपरेशन बोलते, जो सभी प्रकार के कश्मीर में जो ऑपरेशन होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। तो ऑपरेशन का मॉनिटरिंग मैंने रात भर बैठ के, हम लोगों का जो ये भी है ड्रोन फुटेज वगैरह लेके, और उस ऑपरेशन के बारे में इवन हेडक्वार्टर के बाकी ब्रिगेडियर्स को या स्टाफ को नहीं मालूम था कि इस रात को इस प्रकार के इतना स्केल का एक सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है। ये बिल्कुल जिसको बोलते हैं नीड टू नो बेसिस, जिसको जानकारी जानना हो उन्हीं को मालूम था, और जो ऑपरेशन के लिए गए थे सिर्फ उनको मालूम था। ज़्यादातर लोग इवन श्रीनगर में जो रहते थे उनको जब DCMO ने जब प्रेस ब्रीफिंग किया उसके बाद ही उनको पता लगा पड़ा।
इतना सीक्रेट रखना पड़ता है। मैं उड़ी की स्ट्राइक से कश्मीर से सीधे आता हूँ वापस पूर्वोत्तर में मणिपुर की तरफ। मणिपुर अभी भी हमारे माथे की शिकन बना हुआ है। पूर्वोत्तर का एक खूबसूरत राज्य है, लेकिन वहाँ संघर्ष की आग थमती नहीं। जब लगता है कि अब मणिपुर